अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें, जैसे आप जानते हैं कि हम इसमें पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में दिए गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी है, मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ, जो डेफिनेशन उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है उस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ये हमें दिया हुआ है कि when the value of the quantity does not change under the different conditions it is constant. On the contrary, when the value of the quantity changes under the varying conditions it is variable. तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो चेंज ना होती हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज ना होती हो, जो जिसकी वैल्यू फ़िक्स रहती है या जो ख़ुद फिक्स रहती हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और इसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें जो अपने वैल्यूज़ को चेंज करती हैं या उनकी वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशंस या चेंजिंग आती रहती है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसको हम एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोगों को ये थोड़ा सा जो है इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ जिस तरह के लेंथ ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की जो लंबाई होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक बार जब बन जाते हैं या जिस साइज़ के हम कपड़े लेते हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इर्द गिर्द जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे पास नंबर्स रहते हैं ये सब कांस्टेंट रहते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 5 6 के बराबर है। 5 हर कंडीशन के अंदर 5 के ही बराबर होगा। ठीक है, वो कभी 6 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास नेचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो वो ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इनको हम कांस्टेंट्स कहलाते हैं या इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक लिखता हूँ कि वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक आदमी की हाइट, वो क्या है, वेरिएबल है। वेट उसका वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि उसका वेट कम ज़्यादा हो सकता है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि मतलब जो वेट है तो सारी उस उम्र उसका वही वेट रहेगा। उसकी वेट क्या, उसके वेट के अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, वो कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हाइट ऑफ अ किड, किसी बच्चे की हाइट, उसकी हाइट जो है वो मुसलसल ग्रो हो रही होती है, वो बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी हाइट जो है क्या होती है, मुसलसल वो बढ़ रही होती है। या जिस तरह पौधे ग्रो करते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी जिसामत बढ़ती है, इस तरह इंसान ग्रो करते हैं, इनकी हाइट बढ़ती है या उनके जो है बॉडी ग्रो करती है, ज़्यादा वेट उन गेन करते हैं। तो ये तमाम ऐसी क्वान्टिटीज़ हैं जो कहलाती हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स का मतलब यही होता है कि वो क्वान्टिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने इस एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है, वो दिया है वेरिएशंस का। अब वेरिएशंस क्या होती हैं, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। वेरिएशन हम किसे कहते हैं? वेरिएशन इज़ द रिलेशन A variation is the relation between a set of values of one variable and set of values of other variables। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखें, जब भी हम दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करते हैं तो उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ आपस में पैदा होता है। ठीक है, हर क्वांटिटी का नहीं होता, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज़ नेचर के अंदर ऐसी होती हैं जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। ठीक है, तो उसी ताल्लुक़ को हम यूँ समझ लें कि मैथमेटिक्स ज़बान में हम वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दुकान से पेन ख़रीदने जाता हूँ, तो अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में पेन चाहिए होंगे तो मुझे उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा, क्योंकि जो पेन्स की तादाद है और जो अमाउंट है, ठीक है, जो पैसे हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन है।
तो इसलिए ये कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, बहुत सारी नेचर के अंदर क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, मैं कुछ वर्कर्स हायर करूँगा, ठीक है, और वो मुझे काम करके देंगे, ठीक है, और वो कुछ उसमें वक्त भी लगाएंगे और मुझसे उसके पैसों की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। ठीक है, तो अब हम इनको जानते हैं कि देखें ये ताल्लुक़ जो है बेसिकली दो तरह से हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और एक को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें ये होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, या अगर हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम y हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है वेरीज डायरेक्टली एज x, जो x से डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर x इंक्रीज़ होता है तो y भी इंक्रीज़ होगा, और अगर x डिक्रीज़ होता है तो y भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो अब हम इसको एग्जांपल, जिस तरह पेन वाली मैंने एग्जांपल दी वो इसमें आती है कि अगर मुझे पेन्स ज़्यादा तादाद में चाहिए तो जब मैं क्वांटिटी ऑफ पेन्स को इंक्रीज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक क्वांटिटी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी वर्कर को हायर करता हूँ और वो मुझसे चार्ज करता है नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से कि मैं आपसे इतने 1 घंटे का इतना चार्ज करूँगा, तो मैं उससे जितने ज़्यादा घंटे काम कराऊँगा वो उतने ज़्यादा मुझसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अच्छा इसको हम लिखते कैसे हैं? जिस तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, ये इसके लिखने का तरीका है। अच्छा, एक इसमें ये वाली चीज़ जो है ये कहलाती है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अच्छा ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है, ये अल्फ़ा की तरह का साइन होता है, आपने देखा होगा फिजिक्स वगैरह में या कहीं और पढ़ा होगा आपने, तो ये यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है। तो अच्छा इसको, लेकिन यहाँ पर आप देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोई साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है, याद रखें, जब भी हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो एक हमारे पास आता है इज इक्वल टू और एक आता है हमारे पास कोई भी कांस्टेंट। अगेन कांस्टेंट का मतलब वही है, ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो है ना वो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट आने के बाद जो है ये इज इक्वल टू और कांस्टेंट आने के बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है रिमूव हो जाएगा, और ये जो ये रिलेशन है ये इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू आ गया, तो अब ये वाला रिलेशन जो है, ये जो डायरेक्ट वेरिएशन वाला जो रिलेशन था, अब वो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, इससे नहीं सॉल्व करते। ठीक है, अच्छा अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि इट इज़ रेड एज एक्स वेरीज एज वाई और एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। तो हम दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, मतलब एक्स वेरी कर रहा है जब वाई वेरी होगा, और या हम क्यों कहते हैं कि एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, देखें इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि इफ़ वी हैव टू बाय मोर पेन्स वी नीड मोर मनी। अगर हमें ज़्यादा पेन्स की ज़्यादा क्वांटिटी में पेन्स को ख़रीदना है तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स डायरेक्टली वेरीज विद द वेट। इसी तरह अगर हम सब्ज़ी को ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा वज़न के अंदर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें वज़न के हिसाब से चीज़ दी जाती है वो हमें जो है उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के रिलेशन नेचर के अंदर ये कहलाते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। इसी तरह एक और वेरिएशन है, उसको हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। अब वो उसका जो है उलट होता है। उलट का मतलब ये होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी। पहले वाले केस में क्या था कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते थे तो दूसरी भी बढ़ जाती थी। इस केस में क्या होगा कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अच्छा, अब इसमें देखें डेफिनेशन क्या है कि वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स।
एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, ठीक है। ये देखें क्या कह रहे हैं कि अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, एज एक्स डिक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, या अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कैसे है, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि y वेरीज इन्वर्सली एज x, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखें ऊपर डिफरेंस देखें आप, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो मैं उसके साथ बिल्कुल डायरेक्ट उसके सामने लिख देता हूँ, लेकिन जब मैं इन्वर्स वेरिएशन दो क्वांटिटीज़ के दरम्यान लिखूंगा तो मैं उसको 1/, में लिखूंगा, या मैं उसको रेसिप्रोकल या 1/, करके मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लिखने का। तो अगर कहीं इस तरह का रिलेशन लिखा हुआ है जो आमने सामने है, तो आप समझ जाएँ कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमें जो है वो एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ बढ़ेगी। और अगर कहीं इस तरह का रिलेशन लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह का रिलेशन अगर 1/, में कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं एक क्वांटिटी y की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो x की क्वांटिटी कम हो जाएगी, या x की क्वांटिटी को मैं कम करूंगा तो y की क्वांटिटी जो है ना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स का मतलब होता है। अगेन ऊपर में जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम ये वाला साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू k/x, और ये x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू k कांस्टेंट। तो ये देखें वही प्रोडक्ट वाली बात आ गई, ये वाली जो इन्होंने यहाँ पे हमें लिख के दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी को या इन्वर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि मतलब मोर मैन विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द वर्क। अगर मैं एक काम करवाना चाहता हूँ कुछ लोगों से, कुछ वर्कर्स से, तो हम जानते हैं कि अगर मैं ज़्यादा लेबर को हायर करता हूँ या ज़्यादा वर्कर्स को हायर करता हूँ तो वो काम जो है मेरा कम वक्त में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है, यानी जो वर्कर या लेबर्स की तादाद और जो कंप्लीशन का टाइम है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। एक और एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर हमने क्या लिखी है कि द बैंक बैलेंस इज इन्वर्सली वेरीज विद द एक्सपेंडिचर। अगर हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा खर्चा करने पे जो हमारा बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ इन्वर्स रिलेशन है कि अगर हम एक्सपेंडिशन को बढ़ाते हैं तो जो हमारा बैलेंस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के अंदर आप खुद भी सोचें कौन कौन सी ऐसे क्वांटिटीज़ हैं नेचर के अंदर जो इस तरह से आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं या इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ये वेरिएशंस हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। जब तक हमें इनका यूज़ पता नहीं चलेगा तो ये हमारे लिए पढ़ना बेकार है, क्योंकि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन वेरिएशंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दी हैं, 2 डायरेक्ट की और 2 इन्वर्स की, ताकि आपको जो है ये इसका डायरेक्ट और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करें। तो हमारे यहाँ बेसिकली होता ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस थ्योरी के ऊपर होता है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कम होता है। तो मेरी कोशिश आपकी कोर्स में यही होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स की तरफ लेकर जाऊँ, ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का यही ख्याल होता है, ये सोच होता है कि ये कहाँ यूज़ होंगे, ये हमारे किस काम आएंगे, क्योंकि हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। असल में जो हमारे कोर्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो उस तरह है ही नहीं कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएँ, ठीक है। हमें खाली वो नंबर्स के पीछे भगाया जाता है, बस नंबर ले लो, नंबर ले लो, ठीक है। वो नंबरों का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ, लेकिन बहरहाल हमें भी ज़ाहिर है चूँकि उनकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे और इस पर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी साथ साथ बताता रहूँ। तो ये चूँकि मैंने ख़ुद से निकाले अलग से सवाल, ये आपकी बुक वगैरह में नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ताकि आपको इनके वेरिएशन के कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अब देखें पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग ऑफ योर कार गैस वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ द गैसोलीन, ठीक है। अच्छा, यू आर परचेजिंग इफ द गैलन ऑफ द गैस कॉस्ट $2.25, हाउ मैनी गैलन्स कुड यू परचेज फॉर $18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवाते हैं, ठीक है, तो आप
जो ज़ाहिर बात है आपको वो परचेज़ करने पड़ेगा, जो भी गैलन है या गैसोलीन है, ये पेट्रोल को कहते हैं यूके यूएस में जो है ना उसको। बहरहाल जो भी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो क्या है, हम उसको फ्यूल कंसिडर कर लेंगे कि मतलब जो गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो क्या करती है, जो टोटल कॉस्ट है और जो नंबर ऑफ़ गैलन्स हैं, जो फ्यूल के गैलन्स हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो तो वैसे भी हमें पता है कि डायरेक्टली ही होंगे, क्योंकि ऊपर हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर किया कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी वही है, अगर मैं दुकानदार को ज़्यादा पैसे देता हूँ तो वो मुझे उसके अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ गैलन्स देगा। तो ये तो डायरेक्टली है, वो तो हमें वैसे ही पता चल गया। पहले पार्ट में यही हमसे कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग ऑफ योर कार विद द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ़ गैलन्स। ठीक है, वो बात ठीक है, सही होगी। अच्छा, उसके बाद यू आर परचेजिंग। अच्छा, अब आगे सवाल हमसे पूछते हैं, इफ़ द गैलन कॉस्ट $2.25, अगर एक गैलन आपको $2.25 का मिलता है, तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास $18 हैं तो $18 के आप कितने गैलन्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जो है ना पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है कि देखें, इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि जो आपके पास जो एक गैलन की कॉस्ट है वो 2.25 है, आपके पास $18 हैं, तो उन $18 के आप कितने गैलन्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ गैलन है और जो नंबर ऑफ़ गैलन्स है उनका रिलेशन क्या है। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ऊपर चीज़ें ध्यान से सुनी तो आपको पता चल गया होगा कि रिलेशन तो इनका डायरेक्ट है, क्योंकि जब हम ज़्यादा कॉस्ट या ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे तो हमें ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ़ गैलन्स दिए जाएंगे। तो रिलेशन इनका डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा गैलन, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो। अच्छा, ये सॉल्व करने का मेथड एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ होगा, इसलिए इसको गौर से देखिएगा हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट एक्स बी द, अच्छा, ए एक्स बी द कॉस्ट ऑफ गैलन अच्छा, उस एक्स जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गैलन है। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ कि जो वाई है, वाई बी द नंबर ऑफ गैलन्स। ठीक है, अच्छा, अब जो गैलन की कॉस्ट है उसको मैंने एक्स अब मान लिया। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ गैलन्स है, जो गैलन्स की तादाद है, उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब देखें हमारा रिलेशन क्या बन रहा है। हमारा रिलेशन चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है तो मैं लिखूँगा कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसी तरह मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन को अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो हटाने के बाद मेरे पास एक आ गया इज़ इक्वल टू और एक आ गया मेरे पास कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मुझे गिवन वैल्यूज़ हैं, मैं उन गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ मालूम करूँ। गिवन वैल्यूज़ कौन कौन से सवाल की तरफ आए हमसे, ये गिवन वैल्यूज़ हैं कि एक गैलन की कॉस्ट 2.25 है और हमारे पास एक जो है ना वो जो अमाउंट है हमारे पास वो 18 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा कि मतलब हमारे पास क्या था कि एक जो गैलन है उसकी कॉस्ट है 2.25। ठीक है, ये आ गया, ये मैंने क्या एक्स और वाई की जगह उनकी वो वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमें सवाल के अंदर दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कि एक गैलन की जो कॉस्ट है, यानी अब देखिए यहाँ पे आ गया एक गैलन, हमने दो एक आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ गैलन्स, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया वाई, और जो एक की कॉस्ट है वो आ गया हमारे पास एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मैंने इसकी जगह लिखा, वाई की जगह मैंने 1 लिखा और एक्स की जगह मैंने वो लिख दिया। अब मुझे पहले मतलब इसके स्टेप में हमने याद रखें सोल्यूशन के स्टेप कि सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उसको यूज़ करके हम इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की असल में एक्स की और वाई की, वो हमने इसलिए की ताकि इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली।
तो अगर मैं क्या करता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 2.25 इधर आके 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.25, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.44। ठीक है, ये आ गई उस कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, अब मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि इस इक्वेशन के अंदर, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसके अंदर मैं के की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। वापस जाके हम के की वैल्यू जो हमने मालूम कर लिए उसको हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखें रफ में अगर मैं इसके स्टेप्स भी लिख देता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ मैं इसके आपको स्टेप्स बताता रहता हूँ। ठीक है, तो हम देखें क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया कि फॉर्म इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या कर दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन। सही, हमने जो स्टेप 1 में इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर हम उसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम एक तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं उस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली, इस इक्वेशन के अंदर हम इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम पुट करते हैं तो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 0.44x। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी तरफ आएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। अब देखें हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 18 रुपीज़ हैं, अगर हमारे पास 18 रुपीज़ हैं, यानी अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई 18, और इस 18 के अगेंस्ट वाई कितना होगा, नंबर ऑफ़ गैलन्स कितने होंगे वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आएंगे, ये वाले, ये वाला पार्ट है जो हमसे, जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 4 के अंदर, मैं यहाँ पे आपको नीचे यहाँ लिख देता हूँ कि अब स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे कि आपने जो है ना वो अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हम ये करेंगे कि हम अब ये जो वैल्यू है अपनी जो गिवन वैल्यू है उसको यूज़ करके हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये अब हम ये वाला स्टेप जो है ना वो करने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू यूजिंग गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ उसको फाइंड करेंगे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारी। तो यहाँ पर देखें ये जो x है, अब हमने x मालूम करना है, x हमें गिवन है $18 और y हमें मालूम करना है। तो अब हम इस जो है ना इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और अपने जो रिक्वायर्ड है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ गैलन्स हमारा y है, उसको हम y ही रहने देंगे क्योंकि वो तो हमें मालूम नहीं है, और 0.44 ऐसे ही रहेगा, और अमाउंट हमें $18 दी हुई है। तो अब मैं $18 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा y से, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 18 गैलन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जो है ना वो $18 हैं, सॉरी ये 8 गैलन्स होगा, 18 नहीं होगा, 8 गैलन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास $18 हैं तो मैं 8 गैलन्स जो है या 8 गैलन्स जो है ना मैं उस अमाउंट से बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट देखें। असल में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये डायरेक्ट वेरिएशन के, और जो ये नीचे वाले 1 2 इन्वर्स वेरिएशन के। अब दूसरे में देखें कि हमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द टैक्सी फेयर सी वेरीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस डी ट्रैवल। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने सवाल में बोल दिया कि डायरेक्टली वेरी करे, लेकिन अगर आपको ना भी दें तो आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो है ना आप खुद फाइंड आउट करें कि ये कौन सा रिलेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि किराया है और डिस्टेंस है, तो ज़ाहिर बात है अगर हम ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें किराया ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्सी का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन हमारा डायरेक्ट ही है।
वैसे तो उन्होंने यहाँ बता दिया, लेकिन अगर ना भी बताए तो आप अपने कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा जो है ना वो रिलेशन है। अच्छा, आप पूछ क्या रहे हैं, व्हेन द डिस्टेंस 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर द कॉस्ट इज़ $35, फाइंड द कॉस्ट व्हेन द डिस्टेंस इज़ 95 किलोमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 60 किलोमीटर के टैक्सी वाला $35 चार्ज करता है, तो अगर मुझे 95 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो टैक्सी वाला कितना चार्ज करेगा। तो मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के देता हूँ, बाकी आपने यही वाले स्टेप यूज़ करने, इन्हीं को फॉलो करके जो है वो आपने वो जो है ना उसका आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, यानी आप यूँ लेना है कि लेट सी बी द कॉस्ट, या कॉस्ट कह लें या फेयर कह लें, जो भी, ठीक है, कराया, ठीक है, FARE, फेयर कराया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है ना वो आपका डिस्टेंस है, उसको डी हम लेते हैं, डी बी द डिस्टेंस, ये डी जो है ना वो उसका फासला हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है तो डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी पहले इक्वेशन बनानी है कि डी इज़ इक्वल टू के और सी। अब जो गिवन वैल्यूज़ है, गिवन वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो आपको शुरू में दी गई हैं, यानी ये वाली वैल्यूज़ के आपको 60 किलोमीटर के $35 चार्ज करेगा वो, तो ये गिवन वैल्यूज़ आपने दोनों यूज़ करनी है यहाँ पर, और के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे कि अगले स्टेप में जाएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन बाय यूजिंग गिवन वैल्यू। ये वाली इस गिवन वैल्यू को यूज़ करके, यानी इस डी के जो वैल्यू है इसको यूज़ करके आप इसकी कॉस्ट है ना वो उसी तरह से फाइंड कर लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ ताकि फिर आप लोगों को ये वो हो के आपने ठीक किया गलत। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी $55.55, $55.55, ठीक है। ये इसकी जो है ना ये कॉस्ट आएगी, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल। तो करने के बाद इसको एक बार आंसर से मैच कर लीजिएगा, अगर आपने ठीक किया होगा तो आपका इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें अब आते हैं इन्वर्स वेरिएशन की तरफ। तो इन्वर्स वेरिएशन में भी स्टेप सारे वही होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ़कार रन्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड टेक्स 9 आवर्स टू रन अ गिवन डिस्टेंस। अब इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा रिलेशन है, तो अब आपको ख़ुद से सोचना है कि मतलब एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर का फासला 9 घंटों में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो अगर वो 40 घंटों का फासला 9 घंटों में 40 किलोमीटर का फासला 9 घंटों में ट्रैवल कर रही है, तो ये रिलेशन कौन सा होगा। तो आप देखें, सोचें, जब गाड़ी जो है ना वो स्पीड बढ़ाएंगे तो जो डेस्टिनेशन पे या किसी ख़ास जगह पर पहुंचने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब क्या है, फासला जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वक्त कम लगेगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। अच्छा, व्हाट टाइम विल इट टेक टू रन फ्रॉम द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर वो 60 किलोमीटर 40 से अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें 60 किलोमीटर पर आवर पर, तब उसी जगह पर वो कितनी देर में पहुंचेगा। तो चूंकि इन्वर्स रिलेशन है, हमने चूंकि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमारा ऑटोमेटिकली, ये तो हमें पता है कि कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि लेट वी बी द स्पीड, ठीक है, ये मैंने स्पीड मान लिया, और x बी द डिस्टेंस, और x को मैंने डिस्टेंस मान लिया। अब चूँकि ये आपस में जो है ना वो, सॉरी x नहीं, यहाँ पे टाइम है, t बी द टाइम मैं कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम का पूछे, हमसे फासले का नहीं पूछे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि t बी द टाइम, ठीक है। t जो है वो उसको हमने टाइम मान लिया। अब चूँकि ये इन्वर्स रिलेशन है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। और मैं इसकी उसी तरह स्टेप फॉलो करूँगा। पहले मैं इक्वेशन बनाऊँगा स्टेप नंबर 1 में, तो मैंने इक्वेशन बना ली, ठीक है। इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है कि हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेकर आ दें। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, वी और टी जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा टी वी इज इक्वल टू के। अच्छा, अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। अब नॉन वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये हमें दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर जो है ना स्पीड है और टाइम 9 आवर्स है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं पहले जो है ना वो के की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। तो टाइम कितना है 9 आवर्स, और स्पीड कितनी है 60 थी, कितनी है 40, स्पीड थी 40, तो हो जाएगा 9 × 40 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू आ जाएगी 360, ठीक है। अब ये के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन 1 जो थी, इसके अंदर हम के की वैल्यू को फाइंड करके एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो ये जो क्या हो जाएगा कि टी वी इज़ इक्वल टू 360। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो गिवन वैल्यू उसको यूज़ करके अननोन वैल्यू मालूम करेंगे। अब गिवन वैल्यू क्या है कि
जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आए और उसके लिए टाइम हमें मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि टाइम की जगह टी रहने देता हूँ और वी की जगह मैं अब 60 पुट कर देता हूँ और ये 360 ऐसे ही रहेगा। तो ये t इज़ इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 का 6 टाइम 1 6, 6 टाइम 6 इज 36। तो ये आ जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू 6 आवर्स, चूँकि हमने टाइम आवर्स में ही लिया हुआ है तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम 6 आवर्स, ये आ गया 6 आवर्स। 6 घंटे लगेंगे हमें उसी जगह तक पहुंचने के लिए अगर हम स्पीड को जो है ना वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी का जो दूसरा है मैं आपको समझाता हूँ, करना आपने वो खुद है, आंसर बता देता हूँ मैं आपको उसका। पहले मैं समझाता हूँ क्या देखिए, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर टुक अप द जॉब took off construction of a bridge in 6 months and employed 120 men for the same task। ठीक है, या सेम वर्क। ड्यू टू सम emergency he was asked to finish the work in 4 months। how many more men should he put on the job। कह रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर था, उसको एक ब्रिज बनाने के लिए दिया गया, तो 6 महीने का उसको शुरू में टाइम दिया गया कि आपने 6 महीने में ब्रिज बनाना है। ठीक है, और उसने क्या किया कि 120 लोगों को एम्प्लॉय किया। ठीक है, और उसने ये कहा कि ये वाला जो ब्रिज है ये 120 लोग अगर काम करते हैं तो ये 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी हो गई और उसी कंस्ट्रक्टर को ये ऑर्डर दिया गया कि हमें ये ब्रिज जो है 6 महीनों की बजाय 4 महीनों में कंप्लीट करना है। अब चूंकि हमें पता है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है कि अगर हम जब वर्कर की तादाद को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो हम से कह रहे हैं कि अगर हमें सेम ब्रिज उस बनाने के लिए अगर 4 मंथ का टाइम दिया जाए तो अब हमें मज़ीद कितने लोगों को मज़ीद एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो जो 6 महीने का काम है वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसी तरह पहले इक्वेशन बनानी, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा रिलेशन है, चूँकि इन्वर्स रिलेशन है, टाइम बढ़ाएंगे तो जो है वो कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ाएंगे तो कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी। तो इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ मैन्स को अगर आप x ले लें। ठीक है, नंबर ऑफ़ मैन को x ले लें। ठीक है, और टाइम को t ले लें। ठीक है, तो आप ये रिलेशन जो है ना वो कैसे बनेगा कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, अब ये बनाने के बाद आपने इसकी इक्वेशन बनानी, इक्वेशन ऐसी बनानी है, ये इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इज इक्वल टू आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये t नीचे था नीचे ही आएगा और दोबारा क्या हो जाएगा x t इज इक्वल टू k। अब ये इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको वैल्यू शुरू में सवाल में गिवन है, कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, ये वाली 6 मंथ। ठीक है, और साथ में 120 मैन, इन दोनों को यूज़ करके आपने सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करनी। जब आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी फिर आप क्या करेंगे कि उसको वैल्यू को लाके जो अपने पहली इक्वेशन है बनाई थी वो उसी में पुट कर देंगे, यहाँ पर इसी जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। जब वो इक्वेशन आ जाएगी फिर उसके अंदर आप गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप यूँ करेंगे कि यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको 4 मंथ का टाइम दिया हुआ है, ये 4 मंथ के टाइम को यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ मेंस है उनकी तादाद मालूम करेंगे। तो शुरू में जब आप x निकालेंगे तो उस x का आंसर आएगा 180, उस x का आंसर आएगा 180। लेकिन चूंकि उसने ऑलरेडी 120 मैन हायर किए हुए थे तो हम क्या करेंगे उसमें से 120 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 60 आंसर आएगा। 60 का मतलब ये है कि उसको टोटल 180 वर्कर्स चाहिए, वो जो 6 महीने का काम है वो 4 महीने में कंप्लीट करने के लिए। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी 120 जो है लोगों को हायर कर चुका है तो उसको मज़ीद 60 लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि वो काम जो 6 महीने में होना था वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगली एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं जब हम उसको फिर जो बुक की जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।